नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी बदलते समीकरण। सुधा आदेश जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका हैं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से पाठकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शहर में नित्य अपराधों के बढ़ते ग्राफ के मद्देनज़र सुश्री दिव्या खन्ना की नियुक्ति इस शहर में की जा रही है। वे जहाँ जहाँ रही हैं वहाँ उनके रहते अपराधों में भारी कमी आई है। अपराधियों पर सख्ती बरतने के साथ साथ वो उन्हें सामान्य जिंदगी की ओर प्रेरित करने से भी नहीं चूकी हैं। इसके साथ ही वो पुलिस फोर्स को भी अपराधियों से जूझने के नए नए तरीके सीखने की ट्रेनिंग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती रही हैं। उनकी नियुक्ति की खबर से अपराधियों में अफरा तफरी मच गई है। अखबार में छपी खबर पर आकांक्षा की आंखें ठहर गईं। तो क्या दिव्या का स्थानांतरण यहाँ हो रहा है? कितने दिनों पश्चात वे सब साथ साथ रह सकेंगे? खुशी से ओतप्रोत आकांक्षा ने इस खबर की पुष्टि के लिए दिव्या के मोबाइल पर कांटेक्ट किया। द नंबर यू आर ट्राइंग इज़ आउट ऑफ रीचेबल एरिया। सुनकर लगा कि शायद वो ऐसी जगह हो जहाँ कनेक्टिविटी ना मिल पा रही हो। घर फ़ोन किया, वहाँ अटेंडेंट ने बताया कि कहीं बाहर गई हैं, देर रात तक लौटेंगी। बात ना हो पाने पर चिंता तो हो ही जाती है, पर उसका कार्य ही ऐसा है। अपराध और अपराधियों के बीच झूलती दिव्या कभी उन्हें स्मरण भी करती होगी, उसे संदेह था। एक बार 1 हफ्ते तक उसका फ़ोन नहीं आने पर अपने मन का संशय उसे बताया तो बोली थी, मम्मा ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा जॉब ही ऐसा है, कब कहीं भी कोई घटना होने पर तुरंत जाना पड़ता है। कहीं कनेक्टिविटी मिलती है, कहीं नहीं, अतः चिंता न किया करो। इस बार मंत्री जी के आगमन के कारण अति व्यस्त रही। कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी की गई थी, बस इसी से फ़ोन नहीं कर पाई। क्या अपनों को कोई भूल सकता है? आप तो मेरी हर सांस में बसी हो माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। इस बार भी बात न हो पाने के कारण चिंता तो हुई, पर कर भी क्या सकती थी। मन अनायास ही अतीत के गलियारों में विचरण करने लगा। नन्ही दिव्या याद आई, जिसकी हर खुशी को पूरा करते वे फूले नहीं समाते थे। शायद उनके इस अतिशय प्यार और देखभाल ने उसे जिद्दी बना दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका तुनकना और जिद बढ़ती गई। जिस बेटी को वो सहेली बनकर पालना चाहती थी, उसके लिए वो पुराने ज़माने की आउटडेटेड माँ बनकर रह गई। उसके स्कूल में कोई फंक्शन होता तो पहले ही पूछ लेती, मम्मा कौन सी साड़ी पहनकर आ रही हो? यहाँ तक कि घर में भी वो उसे टोकती रहती, कहती, आप पूरे दिन ऐसे ही घूमती रहती हो, मेरी सहेलियों की मम्मियाँ कितनी टिप टॉप रहती हैं। टीवी में आप सीरियल देखती रहती हो, कम से कम उन्हीं से कुछ सीखिए। या आप टीवी की आंटियों की तरह क्यों ड्रेस नहीं पहनती? कितनी स्मार्ट रहती हैं वे। टीवी सीरियल बच्चों तो क्या बड़ों के सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। पर प्रकट में बोली, बेटा जो ज़िंदगी आप टीवी में देख रहे हो वो वास्तविक ज़िंदगी से बहुत दूर है। ये सब मनोरंजन या ग्लैमर की दृष्टि से भले ठीक हो, पर वास्तविक जीवन में इसे अपनाया नहीं जा सकता। पर दिव्या पर कोई असर नहीं पड़ता था। छुट्टियों में तो उसे टीवी देखने के सिवा और कोई काम ही नहीं रहता था। किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, उस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहन रखी है, या लिपस्टिक का रंग कैसा है, बस यही देखना और सहेलियों से बात करने का मुद्दा रहता था। एक उनका समय था, जब भी छुट्टियां होती थीं कुछ ना कुछ नया सीखने में जुट जाते थे, चाहे सिलाई हो या डॉल मेकिंग का कोर्स, बेकरी या तरह तरह की आइसक्रीम बनाने के क्रैश कोर्स। इससे न केवल जानकारी बढ़ती थी, वरन कुछ नया करने का विश्वास भी पैदा होता था। पर अब तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहा है। शायद यही कारण है कि बच्चों की क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा आक्रोश उसे तब आता जब वो टीवी के पात्रों की तरह ड्रेस पहनना चाहती तथा उन्हीं की तरह आचरण करती। स्ट्रेप वाले टॉप जब तक वो छोटी थी तब तक तो ठीक लगते थे, लेकिन किशोर होती लड़की अगर एकदम फिट कपड़े पहनना चाहे तो अनायास ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसा उसका मानना था, पर वो समझने को तैयारी नहीं थी। कॉलेज में पहुंचते ही उसकी नई नई डिमांड शुरू हो गई। तरह तरह की नई ड्रेस, मैचिंग जूते, पर्स इत्यादि खरीदे गए। 2 व्हीलर भी अब आवश्यक हो गया, क्योंकि साइकिल चलाने में अब उसे शर्म आने लगी थी। 2 व्हीलर दिलवाया तो मानो उसके परे ही निकल गए।
घर में वो टिकती ही नहीं थी, कुछ कहते तो चिढ़ जाती थी। दुख तो इस बात का था कि अपनी ही बेटी अपने लिए पराई होती चली जा रही थी। विनय से कहती तो कहते, क्यों चिंता करती हो, ये उम्र ही ऐसी है। इस समय शरीर में होते हार्मोनल परिवर्तन युवाओं के शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन ला देते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य के इस काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। ज़्यादा टोका टाकी करने पर इस उम्र में बच्चों को अपने माता पिता ही अपने दुश्मन नजर आने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस समय बच्चों को माता पिता नहीं वरन मित्र समझकर व्यवहार करना चाहिए। मैं तो उससे मित्रवत व्यवहार ही करना चाहती हूँ, पर वो कुछ कहे सुने तब ना। उसने तो घर को सराय बना रखा है। उसका आने जाने का कोई समय ही निश्चित नहीं है। न जाने क्यों वो आवश्यकता से अधिक तिक्त हो चली थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कहकर विनय ने टॉपिक बदल दिया था। पर सब कुछ ठीक कहाँ हो पाया था। रोज रोज पैसों को लेकर अलग चिकचिक होने लगी थी। विनय कहते, दे दो, आखिर इंसान कमाता किस लिए है, बच्चों के लिए ही ना। अगर उनकी इच्छाएं पूरी न कर पाए तो इतना कमाने से क्या लाभ। जबकि आकांक्षा का सोचना था कि बच्चों को पैसे के महत्व का भी पता होना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि पैसा खर्च करना आसान है पर कमाना बेहद मुश्किल। अतः उनकी उतनी ही इच्छाएं पूरी करनी चाहिए जितनी आवश्यक हों। इसी बात पर अक्सर उसकी दिव्या से बहस हो जाती। वो उसके दिए हर पैसे का हिसाब चाहती, नहीं दे पाने पर उसे डांटती। जबकि विनय सोचते, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर तो खर्च करेंगे ही, उनसे हिसाब मांगकर व्यर्थ ही उन्हें टेंशन में डालना होगा। अपने पापा की शह पाकर वो उसे नज़रअंदाज करने लगी थी। एक दिन शाम को दिव्या तैयार होकर बोली, मम्मा आज मेरी दोस्त की बर्थडे है, हमें वो होटल में ट्रीट दे रही है, आने में शायद देर हो जाए। अब तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन यही कार्यक्रम होने लगा। एक दिन पूछी बैठी, ऐसे ही रोज़ पार्टियां होती रहीं तो पढ़ाई कैसे होगी। रात में तो पढ़ती ही हूँ, लापरवाह स्वर में दिव्या ने उत्तर दिया। एक ऐसे ही दिन आने में देर होने पर उसने उस मित्र के घर फ़ोन कर उसके बारे में पता करना चाहा तो पता चला कि वो तो काफ़ी पहले निकल चुकी है। उस दिन मन बहुत ही अशांत रहा। बाहर बरामदे में बैठी उसका इंतज़ार कर ही रही थी कि उसकी स्कूटी गेट पर रुकी। साथ ही दूसरे स्कूटर पर कोई लड़का उसे बाय करता हुआ निकल गया। पूछने पर चिढ़कर बोली, हाँ मेरा दोस्त था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कहाँ तो वो उसकी मित्र बनकर उसे पालना चाहती थी, पर अब जब भी कुछ भी कहती तो सीधा बोल देती, मम्मा आप तो मेरी जासूसी करती रहती हो, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तुझ पर तो विश्वास है बेटा, पर दुनिया वालों पर नहीं है। ऐसा वही लोग बोलते हैं जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। अति आत्मविश्वास वाले ही धोखा खाते हैं। हो सकता है जिसे तू अपना मित्र समझ रही हो वही तुझे धोखा दे दे। आकांक्षा ने समझाना चाहा। मगर ऐसा है तो किसी को दोस्ती न बनाया जाए। आश्चर्यचकित मुद्रा में उसने पूछा। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है बेटा, दोस्त बनाओ पर अच्छी तरह परख कर। खास तौर पर लड़कों के साथ कभी अकेले मत जाओ। कॉलेज में ऐसी ड्रेस पहनकर मत जाओ जिससे लोग आकर्षित होकर कुछ गलत कार्य करने को प्रेरित हों। आकांक्षा ने उसे समझाते हुए पुनः कहा, मम्मा आप बार बार मेरे कपड़ों के बारे में क्यों इंगित करती रहती हो। कॉलेज में सब लड़कियां ही तो ऐसी ही ड्रेस पहनकर आती हैं। किंचित क्रोध से उसने कहा, बेटा मैं तो तुझे ऊंच नीच समझा रही थी। स्त्री की दौलत उसका चरित्र ही है। अगर वही नहीं रहा तो मान सम्मान धन दौलत सब व्यर्थ है। पर वो तो कब की जा चुकी थी। सच एक लड़की की माँ होना कांटों का ताज पहनने के बराबर है, खास तौर से तब जब लड़की सुंदर हो, नादान हो और जवानी की ओर कदम बढ़ा रही हो। कितनी ही शंकाएं, कितनी ही संदेह मन को घेरे रहते हैं। उस पर भी यदि वो लड़की माँ की परेशानी को समझ नहीं पाए, उसे रूढ़िवादी, परंपरावादी इत्यादि अनेक अलंकरणों से युक्त कर सदैव कटघरे में खड़ा कर अपमानित करे, तो बेचारी माँ अंतः कवच में सिमटने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती है। परेशानी तो उसे तब होती थी जब वो दिव्या को पढ़ने के बजाय सजने संवरने में ज़्यादा ध्यान देते हुए देखती। विनय से कहती तो उनका वही रटा रटाया जवाब होता, तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो, ये उम्र ही ऐसी है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो शॉपिंग करके लौट रही थी कि देखा दिव्या किसी के साथ बाइक पर बैठी जा रही है। अपना स्कूटर होते हुए भी भला वो दूसरे के स्कूटर पर कहाँ जा रही है।
इस समय तो उसका क्लास होना चाहिए, फिर ये बाहर कहाँ घूम रही है। सोचते हुए उसने ऑटो वाले से उनका पीछा करने के लिए कहा, पर जब तक ऑटो बैक हुआ वे आंखों से ओझल हो गए। वो मन मार कर घर लौट आई। उसने उसके कुछ मित्रों के घर फ़ोन किया, पर सबने यही कहा कि पता नहीं, हमसे तो उसने कुछ कहा नहीं। अब इंतज़ार करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। विनय भी ऑफिस से आ गए थे। दिव्या के घर न आने पर वे भी चिंतित हो उठे थे। घड़ी की खिसकती सुइयों के साथ उनकी चिंताएं बढ़ रही थीं। रात के 10 बज चुके थे। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बार बार लड़के के साथ बाइक पर जाती दिव्या की तस्वीर आंखों के सामने से घूम जाती। मन अनहोनी की आशंका से कांप उठता। उसकी कोई सूचना न पाकर सोचा जाकर पुलिस में कंप्लेंट करे। वे निकलने ही वाले थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। विनय ने फ़ोन उठाया। शायद आप उस लड़की के पिता हैं जिसे मैंने अभी शिवा नर्सिंग होम में भर्ती करवाया है। उसके बैग से प्राप्त मोबाइल से आपका नंबर पाकर फ़ोन कर रहा हूँ। उसकी हालत अच्छी नहीं है, आप शीघ्र आ जाइए। किसी आदमी का स्वर था। विनय ने तुरंत गाड़ी निकाली तथा शिवा नर्सिंग होम की ओर चल पड़े। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या दिव्या का एक्सीडेंट हो गया है? पता नहीं कितनी चोटें आई होंगी। कितनी बार कहा है स्कूटर धीरे चलाया करो, पर मानती ही नहीं है। स्कूटी हवा की तरह चलाती है। अगर कुछ कहो तो कहेगी धीरे ही चलाना है तो साइकिल पर न जाऊं। वास्तव में नई पीढ़ी को समझाना बेहद ही मुश्किल है। वो अपने ही दिमाग से सोचना और करना चाहती है, पर इसमें उसका भी क्या दोष। वो भी तो उसकी उम्र में ऐसा ही सोचा और किया करती थी। अस्पताल में घुसते ही सामने से एक आदमी आता मिला। बोला, क्या आप लोग वही हैं जिन्हें मैंने फ़ोन किया था? हाँ, पर उसे हुआ क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए। वो तो इसका भाग्य अच्छा था कि हम उधर से गुजर रहे थे, वरना बचती ही नहीं। वो तो अपना काम करके इसका काम तमाम करना चाहता था, पर इसकी चीख सुनकर हम पहुंच गए और वो भाग गया। कैसे माँ बाप हैं आप जो बच्चों को इतनी छूट दे रखी है? आखिर इसे उस लड़के के साथ उस सुनसान पार्क में जाने की आवश्यकता ही क्या थी? स्वयं ही गई होगी। कोई ज़बरदस्ती तो इसे वहाँ ले नहीं गया होगा। वितृष्णा से उस आदमी ने कहा। उसके साथ खड़ी औरत के चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही भाव थे। सुनकर आकांक्षा अवाक रह गई। जिसका उसे सदा से डर था वही घट कर रहा। आखिर कितना समझाया था कि सब पर विश्वास मत कर, पर अपनी ही करके रही। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर से बात की तो बोला, मेंटल शॉक की स्टेट में है, रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। अभी नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। पर आंखें यही बोलती प्रतीत हो रही थीं, कैसे माता पिता हैं आप जो बच्ची पर नज़र नहीं रख पाए। आकांक्षा और विनय उसके कमरे में गए। मासूम सूरत पर आंसुओं की लकीरों के साथ तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वे दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। आज विनय को उसकी चिंता समझ में आ रही थी, पर अब कर भी क्या सकते थे। पर बार बार यही प्रश्न मन मस्तिष्क में घूम रहा था, क्या बच्चों पर विश्वास करना गलती करना है? पर यदि कोई किसी के विश्वास को ही भंग कर दे तो? क्या उसी लड़के ने उसके साथ यह कुकर्म किया है जिसके साथ वो स्कूटर पर बैठी जा रही थी? कितनी खुश नज़र आ रही थी वो। इस बात का उसे अगर जरा भी अंदेशा होता तो वो क्या उसके साथ जाती? सच, ऐसी घटनाएं ऐसे झूठे और मक्कार लोगों के द्वारा होती हैं जो विश्वास पात्र होने का नाटक कर भोली भाली युवतियों को अपने बुने जाल में फांस कर ताउम्र तड़पने के लिए छोड़ उनकी बर्बादी पर खुश होकर अपने पुरुषोचित अहंकार में मस्त स्वयं को सर्वेसर्वा समझते हैं। अभी सोच ही रहे थे कि अखबार और टीवी वाले आकर उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं कहना कहकर मीडिया वालों से बचने की कोशिश की, पर सुबह अखबार में खबर छप ही गई। यहाँ तक कि टीवी में भी समाचार प्रसारित हो गया कि अमुक शहर की लड़की के साथ रेप हुआ है, अभी वो बेहोश है, अतः अभी अपराधी का पता नहीं चल पाया है। मीडिया पर उन्हें क्रोध आ रहा था, जो उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा था। क्या इस तरह ढिंढोरा पीट कर पीड़िता को न्याय दिलवाया जा सकता है? आज न्यायपालिका की जो हालत है, उससे इंसान न्याय पाने से पहले मर जाना ही पसंद करेगा। विरक्ति से उसने सोचा था। दिल पर हथौड़ों के प्रहार हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी महिला मुक्ति आंदोलन से जुड़ी महिलाएं दिव्या का हाल पूछने आ गईं। वो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती थीं। आकांक्षा समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग क्या दिव्या को न्याय दिलवा पाएंगी। अपराधी पकड़ा भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे 5 वर्ष
या 8 वर्ष की कैद मिल जाएगी, पर उसे सज़ा दिलवाने में पीड़ित लड़की को जो जो झेलना पड़ेगा वो क्या मौत से भी बदतर नहीं होगा? मौत तो केवल एक बार आती है, पर यहाँ तो उसे रोज़ उस हादसे के साथ जीना मरना होगा। कौन उसका हाथ थामेगा? और यदि दया दिखलाते हुए कोई साहस भी कर ले तो क्या गारंटी कि वो उसकी छींटे लगे दामन पर और छींटे नहीं उछालेगा? उन जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को न्याय दिलवाने की इस प्रक्रिया में न जाने कितने वर्ष लग जाएं। दिव्या का तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं, वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। एक बार जो हो गया उसकी आग में उसे और नहीं जलने देगी। एक एक्सीडेंट समझकर वो स्वयं इसे भूल जाएगी तथा दिव्या को भी भूलने देगी। वो उसे इस शहर से कहीं दूर ले जाएगी जहाँ वो नया जीवन शुरू कर सके, इस हादसे को भूल सके। दिव्या को आंखें खोलते देखकर उसके पास गई। वो उसे देखकर रोने लगी। मम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसने मुझे धोखा दिया। नहीं बेटी, तू तो मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है। जो भी हुआ वो तेरे जीवन का एक हादसा मात्र था, उसे भूल जा। आज से नया जीवन प्रारंभ कर। मैं इस बारे में तुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी। अगर तुझे मर्द जात से बदला लेना है तो तुझे कुछ बनना होगा, अपने पैरों पर खड़े होना होगा। हादसे हर इंसान के जीवन में आते हैं। कुछ हादसे जीवन को कुछ सीख, नया आयाम दे जाते हैं, पर इंसान वही है जो इन हादसों से सबक लेते हुए आगे बढ़ता जाए, न कि कुंठित होकर बैठ जाए। बदला इंसान को क्रूर बनाता है, वहीं क्षमा इंसान में आत्मबल पैदा करती है। दिव्या उसकी गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी थी। उसके साथ हुए हादसे ने उन सबको हिलाकर रख दिया था। जीवन तो हादसों का ही नाम है। अगर जिजीविषा हो, संकटों में भी इंसान टूटे नहीं, निरंतर संघर्ष करता रहे तो सफलता अवश्य ही मिलती है, ऐसा उनका मानना था। उसकी स्थिति देखकर उसने और विनय ने निर्णय किया कि उसे कहीं और रखकर पढ़ाया जाए। स्थान परिवर्तन से शायद उसे खोया आत्मविश्वास और आत्मबल मिल सके। उनका सोचना ठीक निकला। उन्होंने उसका दाखिला दिल्ली के एक कॉलेज में करवा दिया। वहाँ दिव्या की मौसी रमा रहती थी, जिसके सानिध्य में उसे सदा अपनापन महसूस होता रहा था। वहाँ रहकर दिव्या ने एक नया जीवन प्रारंभ किया। अब उसके जीवन का उद्देश्य पढ़ाई बन गई थी। रमा कहती, दिव्या एकदम बदल गई है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। ग्रेजुएशन उसने फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। अब उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ कर दी। इसके लिए उसने वहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली। वो रात के 2 बजे तक पढ़ती तथा सुबह 6 बजे उठकर फिर पढ़ाई शुरू कर देती। उसकी लगन और मेहनत रंग लाई। प्रथम बार में ही उसका नाम सफल कैंडिडेट की सूची में था। विनय का मानना था कि लड़कियों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहिए, पर उसने पुलिस सर्विस को चुना। कारण पूछने पर वो चुप रह गई। उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया। आखिर बच्ची ने अपनी मंजिल पाली थी, उसकी खुशी में ही उनकी खुशी थी। मोबाइल की अनवरत बजती घंटी ने उसकी तंद्रा को भंग कर दिया। फ़ोन उठाया, उधर दिव्या की आवाज़ थी। मामा, आपने फ़ोन किया था? हाँ, तुम्हारे यहाँ स्थानांतरण की खबर पढ़कर मैंने इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए थी। ऑर्डर तो मुझे अभी मिला है और अखबार वालों ने खबर भी छाप दी, उसने आश्चर्य से कहा। हाँ बेटा, मीडिया आजकल 4 कदम आगे ही रहती है। बेटा, तू कब आ रही है? हम सब तुम्हारा यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। माँ, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, उसके बाद पहुँच जाऊँगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ रहने का अवसर मिल रहा है। हम सब उसके आने की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब दिव्या को आना था। हमारे अतिरिक्त पुलिस स्टाफ भी उसके स्वागत की तैयारी में रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वे उससे मिल पाए। तुरंत ही उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, अतः वो चली गई। इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने पर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं भावनाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। घर आते आते रात के 8 बज गए। नई जगह, नया काम, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये हम सब भी समझते थे। अब आकांक्षा भी चाहने लगी थी कि दिव्या घर बसाकर सेटल हो जाए। मान सम्मान, धन दौलत इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, पर यह भी सच है कि बिना घर, बिना साथी के इंसान अधूरा है। काम से थका हारा इंसान सांझ तले जब घर लौटता है तो अपनों का प्यार भरा इंतज़ार उसकी सारी थकान, सारा तनाव हर लेता है। इंसान को कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती या कहती, मेरा काम ही ऐसा है जहाँ घर नाम की चीज़ के लिए गुंजाइश ही नहीं है। मैं विवाह करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती।
दिन बीतते गए। पुलिस की नौकरी थी, अतः हर दूसरे तीसरे वर्ष ही उसका स्थानांतरण होता रहता था। विनय रिटायर हो गए थे। दिव्या के प्रति चिंता ने उन्हें उसके साथ ही रहने को मजबूर कर दिया था। विवाह के प्रति उसकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया था। दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार रूखा होता जा रहा था। वो सोचती शायद काम के प्रति अति संलिप्तता ने उसे रूखा एवं संवेदनहीन बना दिया है। उसकी व्यस्त दिनचर्या के साथ वे एडजस्ट हो रहे थे कि एक दिन पेपर पढ़ते हुए एक समाचार पर नज़र ठहर गई। लॉ कॉलेज की एक लड़की को उसके कॉलेज के ही कुछ लड़कों ने अपहरण करके रेप किया तथा एक्सीडेंट का केस बनाने के उद्देश्य से अर्धमूर्छितावस्था में उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया, पर वो बच गई थी। दिव्या खन्ना व्यक्तिगत रूप से इस केस की छानबीन कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं है जब अपराधियों को उनके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। पीड़िता नीवा श्रीवास्तव ने पूर्ण सहयोग का वचन दिया है। यूँ तो दहेज हत्या, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं आजकल नित्य ही अखबार की सुर्खियों में रहती हैं, पर जिस बात ने उसका ध्यान आकर्षित किया वो थी उस लड़की को न्याय दिलवाने में दिव्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खबर पढ़कर आकांक्षा बुदबुदा उठी थी। व्यर्थ में झंझट में पड़ रही है लड़की, न घर की रहेगी न घाट की। जग हंसाई अलग से होगी, कौन उसका हाथ थामेगा। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि भुक्तभोगी दिव्या उसको न्याय दिलवाने के नाम पर उसकी शीशा लेदर करवाएगी। शाम को दिव्या घर आई। उसे चाय देते हुए अपने मन के द्वंद्व को छिपा नहीं पाई तथा अपने मन का संशय उसके सामने रख दिया। सुनकर तिलमिला उठी थी वो। बोली, मम्मा, हमारी ऐसी ही सोच अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम औरतें ही अगर अपने ऊपर हुए जुर्म के प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। जहाँ तक बदनामी का प्रश्न है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। बिन किए अपराध की सज़ा मन ही मन भुगतते हुए वो पूरी ज़िंदगी कुंठा में क्यों गुजारे। अपराधियों को निशंक क्यों घूमने दे? क्या इसलिए कि वे बेखौफ होकर इसी तरह की दूसरी घटना को अंजाम दे सकें? पर बेटी, स्त्री का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर एक बार उसके चरित्र पर दाग लग गया तो मिटाए नहीं मिटेगा। आकांक्षा ने पुनः कहा, मम्मा, स्त्री को देह के दायरे में बांधकर परिभाषित मत करो। देह से परे भी उसका अपना एक अस्तित्व है, अस्मिता है। देह पर अत्याचार हो सकता है पर अस्मिता पर नहीं। देह मैली हो सकती है पर चरित्र नहीं। देह नश्वर है पर स्त्री की सोच सार्वभौमिक है। उसे किसी दायरे में बांध कर रखना स्त्री का अपमान करना है। यही सोच आज स्त्री को हर आतताई अनाचारी से प्रतिशोध लेने को प्रेरित कर रही है। आखिर क्यों न ले प्रतिशोध? उसने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर वो क्यों छिपे या डरे? क्या स्त्री ही सदा अग्नि परीक्षा देती रहेगी? सृष्टि को रचने वाली, संवारने वाली अपने ही कपूतों, नाशुक्रों को कब तक माफ़ करेगी? परिवर्तन तो धरा का नियम है मामा। आज की स्त्री कमज़ोर नहीं है। मैं कमज़ोर थी मामा जो चुप रह गई, पर वो लड़की कमज़ोर नहीं है। आज उस जैसी लड़कियों की आवश्यकता है। कम से कम अपराधियों को सज़ा दिलवाकर कुंठा से मुक्त तो हो सकेगी। मेरी तरह ताउम्र बिन किए अपराध की सज़ा तो नहीं भोगेगी। कहते हुए वो सुबक पड़ी थी, मानो उस रात का एक एक पल उसकी आंखों में तिराया हो। जब तक आकांक्षा कुछ कहती वो उठी और अपने कमरे में चली गई। आज उसे अपनी ही बेटी अनचीनी लग रही थी। जिस दिव्या को वो कठोर, अनुशासित, कर्मठ, काम के प्रति समर्पित समझती रही थी, वो अंदर ही अंदर इतनी खोखली हो चुकी है, उसे सोचा भी नहीं था। तो क्या वो आज भी उस घटना को नहीं भूली है? कम से कम अपराधी को सज़ा दिलवाकर वो कुंठा से मुक्त तो हो सकेगी। बार बार ये वाक्य आकांक्षा के दिल में हथौड़ी की तरह प्रहार कर रहा था। जैसे जैसे वो सोचती गई, दिल के बंद दरवाजे खुलते गए। सच्ची तो कह रही है दिव्या, हम भले ही दुनिया के सामने नाटक कर लें, पर स्वयं क्या सच्चाई को झुठला पाते हैं? मन ही मन हीन भावना के शिकार होकर दुनिया से तो क्या, स्वयं से ही मुंह नहीं चुराने लगते हैं। इससे तो अच्छा है कि सच्चाई को स्वीकार करते हुए दिल में चुभे कांटे को एक झटके से निकाल कर बेदर्दी से मसलते हुए निकाल फेंकें। दर्द एक बार होगा, नासूर तो नहीं बनने पाएगा, पर शायद जिंदगी सहज हो जाए। दिव्या के कहे वाक्यों ने उसकी सोच बदल दी थी। अनायास ही वो अपराध बोध से ग्रसित हो उठी। उसके ही कारण उसकी बेटी आज भी असामान्य जिंदगी जी रही है, पर वो भी क्या करती। उस समय उसने वही किया जो उसे ठीक लगा था। आकांक्षा को बदलते समीकरण का एहसास होने लगा था।
दिव्या ने उसके सम्मुख एक नई औरत का खाका खींच दिया था। आग की भीषण लपटों से कुंदन बन निकली लड़की जो सब वर्जनाओं से मुक्त हो चुकी है। वो देह की सीमाओं से परे आत्माभिमान और आत्मसम्मान से जीना चाहती है। पुरुष के एक छत्र साम्राज्य को चुनौती देती, तेजी से आगे बढ़ती, हर जगह अपने निशान छोड़ती, अपनी पहचान बनाने में जुटी है। मामा, मीटिंग में जा रही हूँ, आने में देर हो सकती है, खाने पर इंतज़ार मत करना। थोड़ी देर पहले सुबकती दिव्या को अति आत्मविश्वास के साथ बाहर जाते देख उसकी आंखें जुड़ा गईं। कोई बात थोड़ी देर के लिए भले ही उसे दंश दे दे, पर अपनी परेशानी की वजह से वो अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेगी। हर समस्या का डटकर मुकाबला करेगी। अपने ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार वो भले ही न कर पाई हो, पर दूसरों के ऊपर हुए अन्याय पर वो चुप नहीं बैठेगी। उसे न्याय दिलवा कर रहेगी। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने वुमेन सेल बनाकर स्त्री अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया था। एकाएक उसे दिव्या पर गर्व हो आया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, बदलते समीकरण। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और कहानी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।